हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। मेरा नाम शालिनी है। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल शालिनी क्लासेस में। सभी को शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं। आज हम करेंगे हिंदी की क्लास। हिंदी भी होना ज़रूरी है और हिंदी में जो चीज़ें हैं वो भी जानेंगे। ईजी है, हम हमेशा जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। आज मैं यहाँ पे आपके जो ग्रामर पोर्शन है, जो ग्रामर में चीज़ें दी गई हैं वो यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि जितना भी साहित्य का था या जो और भी चीज़ें थी एक्स्ट्रा दी गई थी उनको मैंने करवा दिया। अब आपका पूरा टोटली ऑल टोटल ग्रामर बचा है, ग्रामर पर डिस्कस करना है। तो ये चीज़ें हमारी ईजिली हो जाएंगी, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप जुड़े हो मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कोई प्रॉब्लम है आप उनसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। आप में से बहुत बच्चों के कमेंट्स आते हैं, मैम टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन है, नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, आप काफ़ी इश्यूज़ बताते हैं। तो फ्रेंड्स, जब मल्टीपल क्लासेस एक चैनल पे अपलोड होती हैं तो नोटिफिकेशन सबका टाइम टू टाइम नहीं जाता है, और आगे चल के 2023 बैच की स्टार्ट होगी तो उनके भी होंगे, तो आपको और प्रॉब्लम होगी। इससे ज़्यादा बेटर है कि आपकी जो टाइमिंग मैंने 10 AM पर सुबह बता के रखी है, आप उस टाइम पे पंक्चुअल हो। आपको मैंने 4 PM पे बता के रखा है, आप उस टाइम पर हो। 9 PM पे बता के रखा है, उस टाइम पर हो। आप इन तीनों टाइम में चेक किया करो, पहली बात खुद आकर। नहीं है तो अलग बात है, नहीं तो आप सबसे बेस्ट है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया रहेगा, नाम शालिनी क्लासेस है। आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। आपको हर क्लास होने से पहले 5 मिनट पहले मैं वहाँ पर लिंक देती हूँ, कभी कभी 15 मिनट पहले भी देती हूँ। तो आपको वहाँ ईजिली अवेलेबल है, आपको एक भी क्लास मिस नहीं होगी। तो ये रही बात जो मैंने आपको बताई है। और आप सभी को टीलेट सेकेंड सेमेस्टर की पूरी नोट्स लेनी है, पेड नोट्स लेनी है, तो लेना होगा टेलीग्राम से, पढ़ना होगा। वो नोट्स आपको बहुत हेल्प करेगी। उसमें उतनी ही चीज़ें दी गई हैं जितना आपके एग्जाम में ओरिएंटेड ज़रूरी है, उससे कोई भी चीज़ नहीं दी गई है। उतना आपको पढ़ना है, पेपर अच्छे से करना है। आपको डायरेक्ट पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, इतना ध्यान। पास होने के लिए पढ़ना है तो मत जाइए नोट्स लेने के लिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूँ, क्योंकि पास तो आप ऐसे ही हो जाएगा, आपकी किस्मत साथ दे दी, आराम से हो जाएगा। और अगर आपको 90% के ऊपर बनाना है, अच्छा काम करना है, तो आप नोट्स दीजिए और पढ़िए, ताकि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ें अवेलेबल रहेंगी और आप पढ़ पाएंगे, कर पाएंगे, अच्छा नंबर पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं, देखते हैं क्या चाहिए है। टेलीग्राम पर आपको नोट्स मिलेगी, शिव सर से कांटेक्ट करना होगा, बात करने की वहाँ पर ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, और वो आप रख के प्रिंट करा सकते हैं या लिख सकते हैं, आपके पास वो हमेशा रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ग्रामर की। व्याकरण शुरुआत तो हमने पहले सेमेस्टर में भी की थी, जिसमें हमने ध्वनि और वर्णमाला, उच्चारण स्थान, इन सब के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था। मैं उसके क्वेश्चंस अभी भी बीच बीच में काफ़ी आपको करवाती रहती हूँ। आज लेकिन हम उसे कुछ आगे एक्सटेंड करके पढ़ेंगे। जैसे हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द विचार में भी बहुत सारे प्रकार डिवाइडेड हैं, उनके अंदर अंदर चीज़ें हैं, भेद है, उनके बारे में जानेंगे। तो वो सारा चीज़ पढ़ने से पहले आज थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये ग्रामर होता क्या है। इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं और हिंदी में व्याकरण कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण है क्या? तो ये कह सकते हैं कि व्याकरण वह विद्या है, व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध रूप से लिखना और समझना आता है। अगर हमें व्याकरण ही एक ऐसी विद्या है जो हमारे पास अगर है, तो कोई भी भाषा हो उसको सही तरीके से हम बोल सकते हैं, सही तरीके से हम लिख सकते हैं और सही तरीके से हम समझ सकते हैं। लेकिन कब समझ सकते हैं? जब हमें व्याकरण की जो विद्या है वो आती होनी चाहिए। भाषा के इन नियमों को एक साथ जिस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, भाषा, हर एक भाषा का अपना एक नियम होता है, हर एक भाषा के अपने रूल्स होते हैं। तो भाषा के जो भी नियम हैं, उन सारे नियम को जब एक शास्त्र एक साथ लेकर किसी शास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं या रखा जाता है, उस शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? बहुत ईजी सी परिभाषा। आगे बढ़िए। व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग जैसे हमारे अंग है, ऐसे व्याकरण के भी अंग हैं। तो व्याकरण के मेनली कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। MCQ आ सकता है 4, 5, 6, कौन है? तो 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं ये आता है, ध्यान रखिएगा। व्याकरण के अंग में 4 अंग। पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द, तीसरा है पद, चौथा है वाक्य। यही 4, वर्ण शब्द पद वाक्य। मैं फिर बोल रही हूँ, वर्ण शब्द पद वाक्य, वर्ण शब्द पद वाक्य। मेरे साथ बोलिए, वर्ण शब्द पद और वाक्य, ये 4 हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इन चारों के अंदर भी बहुत कुछ है, इन चारों के अंदर भी बहुत कुछ है। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण विचार की। वर्ण क्या होते हैं आपको पता है?
आइए और भी इनके बारे में जानते हैं कि वर्ण विचार या अक्षर। वर्ण विचार कहिए या अक्षर कहिए, बोथ आर सेम, अलग नहीं है। तो भाषा की वह छोटी इकाई, भाषा की उस छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इट कांट बी पॉसिबल टू सेपरेट इट कांट बी पॉसिबल टू ब्रेक इट। मतलब ऐसे अक्षर या ऐसी वो सबसे छोटी ध्वनि जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, उससे ज़्यादा जितना टूटना है टूट चुका है, उससे ज़्यादा हम उसको नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे बड़े आ को तो हम तोड़ सकते हैं, बड़े आ को हम तोड़ सकते हैं, का को हम तोड़ सकते हैं, लेकिन छोटे आ का जो स्वर दिया गया उसको आप क्या तोड़ेंगे? वो खुद ही आधा है, आप उसको क्या तोड़ेंगे? बताइए, आप उसको क्या तो तोड़ेंगे जब उसमें खुद एक ही मात्रा है। तो भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि या इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते। जैसे का दिया है, बा दिया है, नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? बेसिक चीज़ें। इसमें वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण, प्रयोग और संधि पर विचार भी किया जाता है। अब आइए और बातों को जानते हैं तो चीज़ें आपको और समझ में आएंगी। ठीक है, धीरे धीरे करके आएंगी ज़रूर। जैसे आप कहते हैं कि आपको तोड़ने के बाद मैं बताऊँ, जैसे राम लिखा है, मैं आपको और समझाऊँ तो ज़्यादा समझ। राम लिखा है, राम को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? रा प्लस छोटा आ प्लस बड़ा आ प्लस आधा माँ प्लस छोटा आ, ये है राम। दिख रहा है? ये है राम। इतने में टूटा। तो क्या ये जो रा है और तोड़ सकते हो? क्या जो ये रा है क्या ये और तोड़ सकते हो आप? नहीं तोड़ सकते। ये जो आ है तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। तो ये ध्यान रखो, यही आपको बता रहा है कि इनके टुकड़े नहीं किया सकते। आगे बढ़िए, अब बात कर लेते हैं शब्द विचार की। अब ये क्या होता है? ऐस वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं। पहले तो वर्ण अलग अलग थे, अब वर्णों के ही मेल, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है। जैसे कमल, तो कमल का एक फूल है जो कि राष्ट्रीय पुष्प है हमारा। राकेश नाम का एक लड़का है जो हमारी क्लास में नहीं आता। भोजन वो है जो हम रोज़ मटर पनीर खाने का पसंद करते हैं। पानी वो है जो हमारी ज़िंदगी है। कानपुर वो है जो इधर से पकड़ो और उधर से पकड़ो पहुंचा देगा आपको। यानी कि वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। अगर उसका कोई अर्थ नहीं तो शब्द नहीं है वो। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं जिसका कोई शब्द का अर्थ नहीं है। तो शब्द रचना, उनके भेद और शब्द संपदा आदि का भी प्रयोग हम करते हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको शब्द विचार क्या है उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण ध्यान रखने हैं। वर्ण विचार क्या है उसको और उसकी परिभाषा को ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? सभी को समझ में आई? जो ही आप ध्यान से, क्योंकि आपने कहा था तो आपकी भी बात, मतलब आपने कल ही कहा था तो मैं करवा रही हूँ, तो अच्छे से देखिए। ठीक है, जो भी चीज़ें, जो बच्चा कह रहा है कि ये चीज़ करवानी है वो चीज़ टाइम टू टाइम हो रही और होंगी। मैं हमेशा ये चीज़ करती थी और करूँगी भी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं पद विचार की, कि पद विचार क्या होते हैं। पद विचार क्या होते हैं? तो पद विचार में है, इसमें पदभेद, पद रूपांतर और उनके प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। जैसे शब्द और पद में अंतर होता है, बहुत थोड़ा सा माइन्यूट सा अंतर है अर्थ का, वही चीज़ में। ठीक है, आगे बढ़िए। वाक्य विचार क्या है? अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। ठीक है, शब्दों के, जब उस शब्दों से वाक्य बनता है उसका जो अर्थ निकलता है वो पद कहलाता है। उसी तरीके से अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है और ये शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्ञान कराते हैं, उनको हम वाक्य विचार कहते हैं। उनको हम वाक्य विचार कहते हैं। जैसे सब घूमने जाते हैं, राजू सिनेमा देखता है। तो क्या है, जो भी वाक्य हम पढ़ रहे हैं उसका एक विचार है जो हमें पता चल रहा है कि उसमें क्या लिखा हुआ है या उससे क्या अर्थ प्रकट हो रहा है। आगे बढ़े। चलिए, एक और ह्यूज टॉपिक, मतलब बड़ा और विशाल टॉपिक है जिसकी क्लासेस ये एक दो ज़रूर होगी और ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें है बहुत सारी चीज़ें मैं जो डिटेल में आपको बताना चाहती हूँ, डिस्कस हो जाएगा। इसके पहले हम बढ़ते हैं शब्द विचार की तरफ। तब तक फटाफट क्लास को आप लाइक करिए ताकि बहुत अच्छी क्लास बने और अच्छे से हम टाइम टू टाइम पढ़ें, समझें, जानें। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
चलिए फटाफट को एक मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। अब जिन्होंने नहीं बताया ज़रूर बता दें, और जब मैं पढ़ाती रहती हूँ तो आप लोग ये चीज़ बीच में कहा करिए, ठीक है। चलिए चलिए जल्दी से, क्विक क्विक, जल्दी से पहले करिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा उम्मीद के हिसाब से। अब आइए जानते हैं कि शब्द विचार को थोड़ा और डिटेल में, ठीक है। सारे तो नहीं आते हैं लेकिन शब्द विचार के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, उनके बारे में जानते हैं। शब्द विचार क्या होता है तो पहले शब्द समझते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। अगर अर्थ नहीं है तो वो शब्द नहीं है। समझ में आई बातें? समझ में आई? चीज़ें क्लियर हुई? बताइए, बता सकते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ अवश्य होता है। अगर कोई शब्द लिखा है तो उसका मतलब उसका कोई अर्थ है, अगर अर्थ नहीं है तो वो शब्द नहीं है। जैसे आगे बढ़िए, दूसरे शब्द में और परिभाषा देखिए। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने हुए वे सार्थक वर्ण समुदाय जिनसे कोई अर्थ प्रकट हो रहा है वो शब्द कहलाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि, और भी कह सकते हैं, कई सारी परिभाषाएं मैंने एक दो तीन तीन ली है कि जिस बच्चे को जो इजी लगे बच्चा वो ले कर ले, याद कर ले, लिख ले। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जैसे संतरा, आप जानते हैं संतरा, किन्नू भी आता है। संतरा, कबूतर, टेलीफोन, आ गया, आ या गया, गाय, घर, हिमालय, कमल, रोटी, कपड़ा, घर, जूता, चप्पल, घड़ी, सोना, चांदी। तो क्या है, ये सब शब्द है और शब्द के अपने मीनिंग है। सोना आप समझ रहे हैं तो आप सोना क्रिया भी समझ रहे हैं, सोना आप गहना वाला भी समझ रहे हैं। तो ये सब क्या है, शब्द है। तो इन शब्दों की रचना दो या दो अधिक वर्णों के मेल से हुई, क्योंकि जितने भी शब्द मैंने अभी तक पढ़े ये कोई सिंगल नहीं बने हैं, किसी न किसी दो के साथ मिलाकर ही बने गए। जैसे संतरा बना, देखिए ता है, रा है, सा है, ना है, आधा ना है, कबूतर है, का है, बा है, मात्रा भी ऊ की है, और ता है, रा है, तो कई सारे के साथ मिलकर बने हुए ना। तो जिन शब्दों की रचना दो या दो के अधिक वर्णों के मेल से हुई होती है या होती है उन्हें हम शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल के सार्थक का बोध होता है, यानी कि उनका एक अर्थ निकलना चाहिए। जैसे घर में दो वर्णों का मेल है जिसका अर्थ होता है मकान, घा और रा। घा से घर है, रा से रस्सी है। तो ये दो अलग अलग वर्ण हैं और दोनों को जब मिला दिया गया तो बन गया घर, और घर का मतलब क्या होता है, मकान होता है। बात समझ में आई? सिंपल, इजी, क्लियर कट में उदाहरण सहित मैंने आपको दिया। आगे बढ़े, चलें आगे, चले आइए आगे चलते हैं। अब जानते हैं कुछ और चीज़ों को। देखिए जैसे शब्द, अब एक छोटी सी और बात है, शब्द और पद। शब्द और पद क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं पहले बताया, पद किसे कहते हैं वो भी जानते हैं, क्योंकि दोनों का कभी कभी अंतर भी लिखने को आता है कि कोई दो अंतर लिखिए, नहीं तो दोनों की परिभाषाएं। तो शब्द मैंने फिर भी देख लीजिए कि ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है, दो वर्णों के मेल से शब्द बनता है, या ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। जैसे पानी, तो पा बड़ा प्लस ना प्लस ई, ठीक है। पा प्लस बड़ा प्लस ना प्लस बड़ी ई, तो पानी। तो ये क्या है, इन सबको जब हमने मिलाया, अलग अलग ध्वनियों को हमने मिलाया तो शब्द बन गया। यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आता है तो पद कहलाता है। और यही पानी, जब पानी बहता है तो ये एक पद में आ जाता है। तो जब यही शब्द जो पानी है ये अर्थ के रूप में प्रकट होकर कहीं वाक्य के साथ आ रहा है तो वो पद कहलाता है। चले आगे, यहाँ तक बात क्लियर हुई, समझ में आई? कोई प्रॉब्लम किसी को अगर होगी तो पूरा क्लास लेने के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं शब्द भेद की। शब्द के भेद आता है, बहुत ज़्यादा आता है। तो कह सकते हैं कि हम इनको चार प्रकार से बांटते हैं। शब्द के भेद का, शब्द के कितने भेद होते हैं, चार भेद। एक अर्थ के आधार पर बट गया है, एक प्रयोग के आधार पर बट गया है, एक उत्पत्ति के आधार पर बट गया और एक व्युत्पत्ति के आधार पर बट गया है। चारों बहुत इम्पोर्टेंट है, चारों आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक अर्थ के भेद पर बट गया है, एक प्रयोग के, एक उत्पत्ति के, एक व्युत्पत्ति के, ठीक है, चार प्रकार से। अब आज हम एक एक करके जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए, सबसे पहले अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। सबसे पहला एमसीक्यू का प्रश्न, आपको 5 जो एमसीक्यू आएंगे हिंदी में,
कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन 1 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन डी जो है 10, ऑप्शन सी जो है 8। तो हम सभी जानते हैं कि 2 होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे मैम 2। मैं पूछूंगी कौन, आप कहेंगे एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द क्या होता है, वैसे अपनी क्लास में सार्थक नाम का एक बच्चा आता भी है शायद ना, तो ये आप बता सकते हो कि ये चीज़ें यहाँ पर क्या हैं। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक का मतलब क्या होता है, निरर्थक का मतलब क्या होता है। मीनिंग तो शब्दों से पता चलती है, तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द की परिभाषा आनी चाहिए और किसके भेद के अंतर्गत आ रहे हैं ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अर्थ की दृष्टि से जो सार्थक भेद है वो यहाँ पर सार्थक शब्द निरर्थक 2 है। अब आइए बात करते हैं पहले सार्थक शब्द की। तो जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले, सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मीनिंग हो, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं उनके पीछे कोई अर्थ छिपा हो। तो जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकलता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, खटमल, रोटी, सेब, चना, आम, अंगूर, घर, कार, बिल्डिंग, कपड़ा, कैरम बोर्ड, लूडो, बल्ब, पर्दा, चद्दर, सब क्या है, सबके शब्द जितने भी सार्थक शब्द हैं इनका खुद का एक मीनिंग है। तो जिस वर्ण समूह को, वर्ण समूह क्यों कहा है, क्योंकि ये कई सारे शब्दों, कई सारे वर्णों के साथ मिलकर बने हुए। तो जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकलता है, कोई भाव होता है, उसको हम सार्थक शब्द कहते हैं। इसी के विपरीत आपका निरर्थक होता है। जिस वर्ण समूह का कोई भी अर्थ नहीं निकलता, कोई भी मीनिंग नहीं होता, उसको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे राटी, ठीठा, वीठा, ची, वाना, वोती, वानी, क्या है, कानी, ठीक है। राटी, राटी क्या है बताइए, बताइए क्या है, कुछ नहीं। वोना क्या है, वोना, सोना वोना, वोना क्या है, सोना समझ में आता है, वोना क्या है, पानी समझ में आता है, वानी क्या है। तो कोई अर्थ नहीं है, इनके पीछे कोई अर्थ नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं ना पानी वानी पिए कि नहीं पिए, तो पानी क्या है, हम गलत जो निरर्थक शब्द होते हैं उनको खुद हम प्रयोग करते हैं। अक्सर कहते हैं पानी वानी कुछ मिला कि नहीं मिला, तो वानी क्या है, बस ये बोलचाल की एक भाषा है जो हमारी ज़बान पे आकर बैठ गई है। और गंदगी जितनी होती है वो जल्दी में एक्वायर करते हैं, अच्छी चीज़ें तो जल्दी सीखते नहीं हैं, अक्सर बोल बैठते हैं ऐसा। तो ये निरर्थक शब्द है जिनको हम प्रयोग करते आते हैं, वो होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। अब बात करते हैं प्रयोग की दृष्टि से शब्द का भेद। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद के बारे में क्या बात कह रहा है वो जानते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, चलिए। तो प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद की बात कर रहे हैं, पहले वो जानते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। जी हाँ, वाक्य को जोड़ के ही वाक्यों का जब मेल होता है तो तभी तो एक जाके भाषा बनती है। तो प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद कितने हैं, 2। एक विकारी शब्द होता है, एक अविकारी। ये आता है MCQ में आएगा। जैसे ऊपर वाला मैंने आपको बताया कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, वैसे प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद 2 होते हैं। एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है। अविकारी शब्द क्या होता है, अविकारी शब्द क्या होता है, सबकी परिभाषा याद करनी होगी, सबके एग्जाम्पल्स याद करने होंगे, क्योंकि ये पूछा जाता है ज़्यादा मात्रा में। तो विकारी शब्द क्या है बताइए, विकारी शब्द क्या है या अविकारी शब्द क्या है। तो विकारी शब्दों में कहते हैं जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उनको हम विकारी शब्द। विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। जैसे लड़का खेल रहा है, लेकिन अगर लड़की के लिए प्रयोग करना है तो लड़की खेल रही है, खेल रही, खेल जो है वही है, लड़का खेल रहा है। तो खेल शब्द लड़के के साथ भी यूज हो रहा है, लड़की के साथ भी, लेकिन बाकी जो लिंग है और जो चीज़ें हैं, संज्ञा है, वो बदल जा रही है। पहले लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही। तो प्रयोग की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो विकारी शब्द उनका यही परिभाषा है कि जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन का विकार आता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और देखिए समझ में आएगा, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि विकार यानी कि परिवर्तन। विकार का मतलब क्या है कि कुछ परिवर्तन आया। वे शब्द जिनमें लिंग वचन आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लिंग की अगर बात करो तो लड़का पढ़ता है, ठीक है। अगर हम लिंग की बात करते हैं तो लड़का पढ़ता है, अगर यही चीज़ लड़की के लिए प्रयोग करोगे तो लड़की पढ़ती है, तो दोनों चेंज हो गया। उसके बाद वचन की बात करो तो लड़का पढ़ता है और लड़के पढ़ते हैं, तो ये चेंज हो जाता है, इसमें परिवर्तन आ जाता है। कारक की बात करो तो लड़का पढ़ता है, लड़के को पढ़ने दो, ठीक है। इस तरीके से तो ये डिवाइड होता है।
अब हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनमें 4 ऐसे हैं जो विकारी होते हैं, मतलब इन चारों में परिवर्तन होता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने लिंग के हिसाब से, अपने कारक के हिसाब से, अपने वचन के हिसाब से बदल जाती है। ठीक है, तो हिंदी विकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन सा होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। भूलिएगा नहीं, ये भी आपको MCQs में आता है, टेट में आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। विकारी शब्द कितने होते हैं? 4 प्रकार के। आगे बढ़िए, अब बात करते हैं अविकारी शब्द की। जिन शब्दों के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी होते हैं, जिसमें कोई चेंज ना हो वो अविकारी है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आ प्लस विकारी का मतलब होता है परिवर्तन ना होना, क्योंकि ये जो छोटा आ होता है इसका मीनिंग होता है ना। छोटे आ की जो मीनिंग होती है वो होता है ना, तो यानी कि जिसमें परिवर्तन ना हो। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी कहते हैं। जैसे परंतु, तथा, धीरे धीरे, अधिक, ये सभी के सभी क्या हैं? ये अविकारी शब्द हैं। और जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण 4 हैं, वो 4 विकारी होते हैं, वैसे भी 4 ऐसे भी हैं जो अविकारी, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये चारों ऐसे हैं जो अविकारी। ये लिंग, वचन, कारण और वचन के कारण बिल्कुल भी परिवर्तन इनके अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो विकारी का एकदम अपोजिट है। अब मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगी, उत्पत्ति के आधार पर जो है वो कल बताऊंगी। तो कल मैं आपको 2 से 1 टॉपिक और करवाऊंगी, ताकि ये क्लासेस हमारी 2 से 3 दिन में पूरी होंगी। और जो भी चीज़ें दी गई हैं ऐसे हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। अभी मैं ऐसे बहुत कुछ करवाऊंगी, क्वेश्चंस भी कई करवाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास कैसी रही बताइएगा ज़रूर। आज की क्लास का टाइम हो चुका है ओवर। अब ये हमारी ग्रामर की क्लास थी जो 4 बजे हुई। शाम की क्लास जो हमारी रात में 9 बजे होती है वो अपने टाइम पर होगी। आप सभी टाइम पर आइएगा। आज क्लास आपकी जो है वो इंग्लिश ग्रामर की होगी। हिंदी ग्रामर भी पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश ग्रामर। कल आपकी मैथ हुई थी, अल्टरनेटिव करके हर एक क्लास को करेंगे, टाइम पर समझेंगे। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।